नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर 2 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या आर्थिक पर्यावरण है उसका सिलेबस आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर 1 जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है उसका सिलेबस है उसको डिस्कस करा था। फॉर्मली जब अपन किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन या उसका सिलेबस क्या होगा या कौन कौन से पार्ट या कंपोनेंट जो फर्दर अपन इस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या आर्थिक पर्यावरण जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसमें यूनिट 1 आती है। यूनिट 1 में जैसा कि अपन जानते हैं जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आता है। तो यहाँ पर इसमें यूनिट 1 में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको इंक्लूड करा जाता है। यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होगा, लाइक आपके जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स हैं वो आपकी इकोनॉमी या बिजनेस को किस टाइप से अफेक्ट करते हैं वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। इसमें इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करा जाता है। जैसे अपन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कुछ मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, कुछ माइक्रो फैक्टर्स होते हैं। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इसमें स्पेसिफिकली आपकी इंटरेस्ट रेट्स हो गई, टैक्स रेट्स हो गई, फिर उसके बाद में मनी सप्लाई है उसको अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इसमें आपका पॉलिटिकल, लीगल, पॉलिसी ये वाले पार्ट हैं जिसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए आपके, वो भी इसमें इंक्लूड करे जाते हैं। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस होने के बाद में आपके इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। फिर फर्दर इसमें फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, यानी इकोनॉमिक या बिजनेस इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब ये फैक्टर हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल है उनको भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। तो एक पार्ट आपके यूनिट 1 में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसका बेसिक, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस भी इंक्लूड करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ गए और उनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। फिर इसमें डिफरेंट आपके ट्रेंड्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। ट्रेंड्स में लाइक आपका इनकम सेविंग ट्रेंड क्या रहेगा, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है वो क्या रहता है, लाइक आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग इंक्रीज होती है या नहीं होती है। सेविंग इंक्रीज होती है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट है उसके भी इंक्रीज होने के चांसेस है। तो ये वाले जो ट्रेंड है पर्टिकुलरली इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में वो सारे आपके यूनिट 1 में डिस्कस करे जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान है उसका अपन क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, यानी उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो भी यूनिट 1 में आएगा। तो बेसिक कंपोनेंट या बेसिक पार्ट जो यूनिट 1 में अपन कंसीडर करेंगे वो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर फर्दर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ट्रेंड की बात करें तो इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड करंट सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है। और 11th एंड 12th 5 ईयर्स प्लान है उनका क्रिटिकल अप्रेजल है जिसको इंक्लूड करा जाता है। हालांकि प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम जनवरी 1 2015 5 ईयर्स प्लान यानी आपके प्लानिंग कमीशन को अबोलिश करके नीति आयोग है उसको एग्जिस्टेंस में गवर्नमेंट ने ला दिया है। यानी अब है वो 5 ईयर्स प्लान जो इंडिया में बनते थे अब नहीं बनते, उनकी जगह नीति आयोग है वो आपके डिफरेंट प्लान्स हैं, लाइक 7.5 ईयर्स है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, 3 ईयर्स की पॉलिसी हो गई, 1 ईयर पॉलिसी हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं।
तो अगर इस बार सिलेबस रिवाइज होता है, हो सकता है इनकी जगह पे नीति आयोग है वो भी अपन इसमें स्टडी कर पाए। फिर यूनिट सेकंड जो आपकी आती है उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करा जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन से रिलेवेंट क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर वगैरह की स्टडी करते हैं कि आज की डेट में लास्ट 45 ईयर्स में इंडिया में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉवर्टी भी होगा, गरीबी भी देखने को मिलेगी। गरीबी या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों होते हैं, इट मीन्स आपका रीजनल इम्बैलेंसेज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है। और एक इसमें पैरेलल इकोनॉमी है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। समानांतर जो अर्थव्यवस्था चलती है, जो खासतौर से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी आती है, उसको भी अपन यूनिट सेकंड में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड आती है, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें मेनली 4 पॉलिसीज अपने सिलेबस से रिलेटेड है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसको आरबीआई फ्रेम करता है इंडिया में, और ये सिंगल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो आरबीआई बनाता है। बाकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो फ्रेम करते हैं। फिर उसके बाद में फिस्कल पॉलिसी, ये इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। एक इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, यानी निर्यात और आयात नीति, इसे कई बार ट्रेड पॉलिसी भी बोल दिया जाता है। हालांकि अपने सिलेबस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के नाम से दे रखा है। फर्दर कोई क्वेश्चन आपके ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड आता है, इट मीन्स वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। फिर उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो आप लोग डेली बेसिस में न्यूज़पेपर्स वगैरह में स्टडी करते हैं कि इंडिया में एफडीआई इतना इंक्रीज हो गया या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ज़्यादा आता जा रहा है, वो सारी चीज़ भी अपने यूनिट थर्ड में आने वाली है। यानी पॉलिसीज़ में मेनली 4 पॉलिसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, फिस्कल पॉलिसी जिसे राजकोषीय नीति बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी निर्यात आयात नीति, और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विदेशी निवेश नीति। ये 4 पॉलिसी हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में यूनिट थर्ड में आएंगी। फिर उसके बाद में यूनिट 4 आपका आता है जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में पहली पॉलिसी आई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने फ्रेम करा था। फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1991 की मानी जाती है। अब इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। फिर उसके बाद में सिकनेस क्या होता है, यानी जो बीमारू इकाइयाँ होती हैं, सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या होती है। फिर उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक कॉटेज इंडस्ट्री आता है और एक विलेज इंडस्ट्री है, वो इसमें इंक्लूड करा जाता है। यानी
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो पॉलिसी मेन क्या है, फिर उसके बाद में जो सिक यूनिट है उसके रेफरेंस में कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, या फिर उसके फर्दर कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स अपन यूज कर सकते हैं जिसको सिक यूनिट को प्रॉपर या डेवलप्ड यूनिट में कन्वर्ट करा जा सके। स्मॉल स्केल टीनी कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होती है, फिर उसके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या होती है और किस टाइप से उनको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराता है। फिर फर्दर लास्ट 5th यूनिट जो आपकी आती है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, जिसे इंटरनेशनल इकोनॉमी भी बोला जा सकता है। अब इंटरनेशनल इकोनॉमी आती है तो उसका रिलेवेंस इंडियन इकोनॉमी के साथ में भी आता है। इंडिया एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है या स्लो डाउन्स आते हैं या रिसेशन आता है या डिप्रेशन आता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है। फिर अपने जो नेबर कंट्री हैं वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, ये कंट्रीज हैं वो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी खास तौर से 4 इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिनको अपन अपने सिलेबस में इंक्लूड करते हैं या फिर JNVU ने अपने लिए डिसाइड कर रखा है, जिसमें नंबर 1 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एस्टैब्लिशमेंट साथ में बता देता हूँ 1995 में हुआ था। इससे पहले GATT के नाम से, गेट नाम से एक इंस्टीट्यूशन था, उसको WTO ने 1995 में रिप्लेस करा है। और वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो WTO का आता है। फिर इसके बाद में सेकंड आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इंश्योर करा गया था। हालांकि एक्चुअल वर्किंग है इसकी वो 1947 के आसपास आती है। फिर उसके बाद में एक आता है वर्ल्ड बैंक, इसका भी एस्टैब्लिशमेंट है वो 1944 में, दोनों का साथ में हुआ था और इनको ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, यानी दोनों जुड़वा है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी उसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, हालांकि वर्ल्ड बैंक का एक्चुअल नेम है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, लेकिन इन जनरल अपन बोलचाल की भाषा में इसे वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। और एक आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, 19 दिसंबर 1966। इसके भी अपन फर्दर इसमें स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक्स था या फिर अपने सिलेबस है कि अपन आने वाले एकेडमिक सेशन में कौन कौन से पार्ट हैं जो EAFM पेपर में अपन डिस्कस करेंगे। EAFM सब्जेक्ट में 2 पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या आर्थिक पर्यावरण रहता है। अब जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें फॉर्मली बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उनका सिलेबस वाइज अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।